हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए करो। तो आज की हमारी 8th क्लास है सितंबर स्प्रिंट की। ओके, आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस, राइट? सो दिस इज 8th वन। सो 8th क्लास में हम करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ whenever I solve reading comprehension, I always suggest my students to be well versed with every genre. हर टॉपिक के साथ में कंफर्टेबल रहिए, हर जॉनरा के साथ में कंफर्टेबल रहिए, बिकॉज यू डू नॉट नो आपको एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, राइट? किस टाइप का पैसेज आप एनकाउंटर करो वहां पे। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कंफर्टेबल नहीं है या आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में लेट्स से इंटरेस्ट नहीं आता है, तो देयर आर चांसेस कि आप एग्जाम हॉल में बोर हो जाएंगे या फिर आप जोन आउट हो जाएंगे, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि दे टेंड टू जोन आउट व्हाइल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लाइक व्हेन दे आर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पैसेज पढ़ते पढ़ते जोन आउट हो जाते हैं। दैट्स प्रीटी, लाइक आई विल से इट इज नॉर्मल एंड इट इज नेचुरल। द ओनली थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या जब भी आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो जो चीज आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते टाइम मीन्स आप पैसेज पढ़ते टाइम वहां पे खुद को एजुकेट नहीं करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है या उस टॉपिक के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप वहां पे उस पैसेज से खुद को जानकारी नहीं देंगे। आप वहाँ पे पैसेज पढ़िए, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना अच्छी बात है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज़ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड। आपको ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको इमेजिनरी नंबर पता हो या फिर कोई साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको प्रोसेस पता हो। हो सकता है वो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें, हो सकता है वो कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें या किसी और तरीके का क्वेश्चन पूछ लें, मे बी वो कैब बेस्ड क्वेश्चन पूछ लें। सो देर आर चांसेस कि जहाँ पे पैसेज डिफिकल्ट लगेगा बट क्वेश्चंस इजी होंगे, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू सजेस्ट यू ऑल कि बी वेल वर्स विद एवरी टॉपिक, कंफर्टेबल रहिए पढ़ने में। जितने भी आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं, जितने भी आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, पढ़िए, इंटरेस्ट डेवलप करिए रीडिंग का, ठीक है? रीडिंग की हैबिट होती है, इट्स नॉट लाइक समथिंग कि आप एक दिन में डेवलप कर लेंगे, इट इज अ हैबिट, ठीक? इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, स्पेशली बिकॉज ये सितंबर स्प्रिंट है एंड ये सितंबर स्प्रिंट पूरे सितंबर चलने वाली है। इट विल गो ऑन टिल 30th ऑफ सितंबर एंड दिस इज जस्ट क्लास 8th ऑफ इट। So that you do not miss any of it, please subscribe to our channel. You can also follow us on our various social media platforms, ठीक है? टेलीग्राम पे डेफिनेटली ग्रुप ज्वाइन कीजिए बिकॉज पीडीएफ्स अवेलेबल है वहां पे इन सारे सेशंस की। ओके, नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एग्जाम्स, ठीक है, कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, ओमेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, so we have a course. It is self-paced course where we have recorded concept videos, we have solved questions, basics to advanced. So इसमें सारे एग्जाम्स कवर हो रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स हैं इसमें। We have a dedicated doubt resolution group. We have doubt sessions which are live classes. Okay, verbal ability में we also have grammar and vocab. Okay, these parts are also covered. In logical reasoning we also cover OMAT topics, right? So this bundle is for 15,000 rupees and section wise modules are also available. You can check everything here on our mbakaro.in website, right? And also if you want mocks, so we have cat mocks. This is one separate cat mock and this is a bundle of all the mocks. Okay, you will get uh, nmat mock, snap, z, cmat, mat, ct, cuet, mycat, xgmt, everything. Okay, सो ये पूरा बंडल है, इसमें सारे ये जितने मॉक्स हैं इसमें सारे अवेलेबल हैं। ओके, so you can check that out as well. Now सितंबर स्प्रिंट का स्केड्यूल, दोज हु आर फॉलोइंग दिस स्प्रिंट, प्लीज चेक कि आप लोग कोई भी टॉपिक मिस ना करें, एंड इफ यू हैव डिफिकल्टी इन एनी टॉपिक मेक श्योर टू वॉच द क्लास, check the pdf, and if you have any doubt you can like mail us at support@mbakaro.in. चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसेज स्ट्रक्चर्स की, बिकॉज जो भी पैसेज दिया हुआ होता है उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। रैंडम ऑर्डर में कोई पैसेज का पैराग्राफ अरेंज नहीं होता है, ठीक है? तो पैसेज के क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? सबसे पहले टाइप पढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पैसेज। डिस्क्रिप्टिव नाम से ही पता चल रहा है कि वो डेफिनेटली किसी ना किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर रहा होगा, ठीक है? तो डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर, इट डिस्क्राइब्स अ पर्सन,
place, thing, event by listing its features, characteristics and attributes. तो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, सो उसके बारे में वो उसके फीचर्स बता सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं। ठीक है, लेट्स से हम कोई एक इवेंट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। इफ वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट दिवाली, तो हम बताएंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्या होती है, उसमें हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव पैसेज में क्या होता है, द गोल इज टू क्रिएट अ विविड मेंटल इमेज फॉर द रीडर, मतलब रीडर को ये समझ में आ जाता है कि जिसके बारे में भी बात करें उसकी क्वालिटी क्या है, whether they are talking about a human being, whether they are talking about an animal, whether they are talking about an event, तो वहां पे हुआ क्या क्या है, एक मेंटल पिक्चर फ्रेम हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस ऑफन यूज सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स मतलब जो हमारे सेंसेस से होती है, जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्टिव पैसेज में इंक्लूडेड होती है। तो उससे क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इट कम्स टू लाइफ। ऐसा लगता है हम रियली किसी चीज, मतलब कोई चीज हमारे सामने है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पैसेज में सिग्नल वर्ड्स क्या होते हैं, हर पैसेज की कोई ना कोई, मतलब हर टाइप ऑफ पैसेज की कोई ना कोई सिग्नल वर्ड्स है। डिस्क्रिप्टिव पैसेज की सिग्नल वर्ड्स क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एक चीज एक्सप्लेन की, देन वील गिव एग्जाम्पल, वील डिस्क्राइब इट मोर, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन फॉर इंस्टेंस, सिमिलर टू, फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने एक सिचुएशन डिस्क्राइब की है, सच एज, इन एडिशन टू। अब इन एडिशन टू कब यूज करते हैं, जब आपने ऑलरेडी कुछ बता दिया है बट यू वांट टू ऐड मोर टू दैट इंफॉर्मेशन, तो इन एडिशन टू द प्रीवियस वन। ठीक है, अ फीचर ऑफ, क्योंकि हम फीचर भी डिस्क्राइब करेंगे, अ कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पैसेज। नाउ नेक्स्ट टाइप हमारा होता है सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल। क्या होता है सीक्वेंस या क्रोनोलॉजिकल, कोई भी इवेंट कुछ हो रहा है, ठीक है, जैसे सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल में क्या है, अगर हमारे पास में कुछ, हम मान लीजिए हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं, हम शुरू करते हैं 1929 से, फिर पैसेज बात करता है 1930 में क्या हुआ, फिर पैसेज बात करेगा 1952 में ऐसा हुआ, फिर बात करेगा 1998 में ऐसा हुआ। तो ये जो चल रहा है, ये जो ईयर बाय ईयर चल रहा है, 1929, 1930, 1952, 1998, ये जो सीक्वेंस है, दिस इज आइदर लाइक, ये सीक्वेंशियल या क्रोनोलॉजिकल, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सीक्वेंस टाइप में दिस स्ट्रक्चर अरेंजेस इवेंट्स और स्टेप्स इन ऑर्डर इन विच दे हैपन। जिस ऑर्डर में कोई इवेंट अकर हुआ है, उस ऑर्डर में वो लिखते हैं या अरेंज करते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर, क्यों यूज हो रहे हैं ये ऑर्डर्स, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी सुना रहे हैं, कोई प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग अ प्रोसेस, और रिकाउंटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। कोई हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है, उसको आप रिकाउंट कर रहे हैं, या हिस्ट्री जब भी आप याद कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे याद करते हैं कि इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, राइट। अब इसमें कॉमन सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो ईयर हो गया। ठीक है, मान लीजिए ईयर्स नहीं दिए हुए हैं, कौन सा ईयर है वो नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा सिग्नल वर्ड। ऐसे में सिग्नल वर्ड होता है हमारा फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली, बिफोर, आफ्टर, सम डेट्स, टाइम्स, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, ये सारी चीजें। ओके, तो ये जब नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, ये सिग्नल वर्ड्स होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि एक सीक्वेंस में या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोई इवेंट डिस्कस होने वाला है, राइट। नेक्स्ट आते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में क्या हो रहा है कि कोई दो, मतलब लाइक या तो दो लोग हैं, दो ऑब्जेक्ट है, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है, तो दे आर कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में क्या हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि भाई सिमिलैरिटी डिस्कस हो रही है या डिफरेंसेस डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है, बिटवीन टू और मोर सब्जेक्ट्स। इट्स पर्पस, क्यों हम करते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, इट्स पर्पस इज टू शो हाउ सब्जेक्ट्स आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिस्टिंक्ट। तो डिफरेंट कैसे हैं और एक जैसे कैसे हैं, उसके बारे में बताएंगे। ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या होता है, अब वही सिग्नल वर्ड, ट्रांजिशन वर्ड, सिमिलरली,
सिमिलरली ऐसा ऐसा होगा, लाइकवाइज, ऑल्सो, ऑन द अदर हैंड। अब एक सिचुएशन दे दी है, टू काउंटर दैट सिचुएशन वी राइट ऑन द अदर हैंड दिस थिंग इज हैपनिंग, ठीक है। ऑल्दो, इन कॉन्ट्रास्ट, however, they are often used। तो कंपेयर कॉन्ट्रास्ट के सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हो गए? सिमिलरली, लाइकवाइज, ऑल्सो, ऑन द अदर हैंड, ऑल्दो, इन कॉन्ट्रास्ट, हाउएवर। इजी। नेक्स्ट टाइप के जो पैसेजेस होते हैं वो है प्रॉब्लम सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम सोल्यूशन में क्या होता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम दी हुई होती है एंड देन सोल्यूशन दिया हुआ होता है, एक प्रपोज्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो इजी है फिगर आउट करना, क्योंकि जब भी आप ऐसे पैसेजेस पढ़ेंगे जहाँ पे कोई सिचुएशन अराइज हो गई तो वो प्रॉब्लम है, फिर उसका जो सोल्यूशन डिस्कस हो रहा होगा या फिर एटलीस्ट सजेस्ट किया गया होगा वहां पे सोल्यूशन है, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन, राइट। So this structure identifies a problem, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन proposes one or more solution to address it। प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। इट इज ऑफन यूज्ड इन परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग मतलब जहां पे आप लाइक परस्यू करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ बोलना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, या कुछ बोलते हैं ना, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो परसुएसिव राइटिंग में यूज होते हैं, रिपोर्ट्स में यूज होता है ये, एंड एडिटोरियल्स में। इसमें सिग्नल वर्ड्स सिंपल है, प्रॉब्लम, सोल्यूशन, इशू मतलब प्रॉब्लम, डिलेमा अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉल्व्ड एंड चैलेंज। इस टाइप के सिग्नल वर्ड्स यूज होते हैं। इजी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉज इफेक्ट की। कॉज इफेक्ट बहुत इजी है, क्योंकि कोई कॉज है और उसका कोई इफेक्ट दिया हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि वन इवेंट और सिचुएशन, मतलब एक इवेंट या कोई सिचुएशन हुई है, उससे दूसरा कोई इवेंट या सिचुएशन कैसे अकर हो रही है, तो पहली जो इवेंट या सिचुएशन है वो आपकी हो जाती है कॉज, ठीक है। लीड्स टू अनदर वो आपका हो जाता है इफेक्ट। जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि उस गाड़ी ने रेड लाइट जंप कर दी। तो रेड लाइट जंप की वो एक इवेंट या सिचुएशन हो गया, दैट इज कॉज। उससे जो दूसरा इवेंट या सिचुएशन हुई है एक्सीडेंट, वो उसका इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इवेंट और सिचुएशन दैट इज लीडिंग टू अनदर वन। सो जो इवेंट और सिचुएशन है कॉज, वो इफेक्ट की ओर लीड करती है, ठीक है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ रीजन, कोई कारण, एंड इट्स रिजल्ट, उस कारण का क्या रिजल्ट है। जैसे हमने देखा कारण क्या था, रेड लाइट जंप करना, रिजल्ट क्या हुआ, दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई, ठीक है। कॉमन सिग्नल वर्ड्स क्या होंगे कॉज एंड इफेक्ट में? कॉज एंड इफेक्ट में सिग्नल वर्ड्स होते हैं बिकॉज, सिंपल समझ में आ रहा है, कारण, बिकॉज, सिंस, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, consequently means consequence हुआ, consequently, and due to। इजी है कि भाई because this driver jumped red light, that's why accident happened because this driver jumped red light, sorry, right। फिर since, as a result, therefore, consequently, due to, ये आपके सिग्नल वर्ड्स हो गए, करेक्ट। एक टाइप का होता है नैरेटिव। अब नैरेटिव में क्या होता है, नरेशन हो रहा है, स्टोरी बताई जा रही है आपको, राइट। So narrative passages, they tell a story, they will tell you a story, while they often use a chronological structure। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि chronological structure जो है वो स्टोरी टेलिंग में यूज होता है, तो while they often use a chronological structure, their primary purpose क्या है, to entertain the reader। Their purpose is to entertain the reader by presenting a series of events involving characters, setting a plot, conflict and a resolution। तो नैरेटिव अगर कुछ हो रहा है, जैसे नरेशन हो रहा है, स्टोरी टेलिंग हो रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स होंगे, कोई कुछ सेटिंग होगी, एक प्लॉट होगा, राइट। ऐसे कोई भी स्टोरी चलती है वो प्लॉट पे चलती है ना। कॉन्फ्लिक्ट होगा और उसका रेजोल्यूशन होगा, ये सारी चीजें। नाउ दे आर कॉमनली फाउंड, क्या चीजें नैरेटिव जो है वो किस में होती है, फिक्शन में, पर्सनल एनेक्डोट्स में, या फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स में। इसमें नैरेटिव पैसेजेस आपको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। अब एक टाइप का होता है जिसमें आप परस्यू कर रहे हो किसी को या आर्ग्यू कर रहे हो,
कंटेंशंस बता रहे हो अपनी। परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव, इसमें क्या होता है, अ परसुएसिव पैसेज इट एम्स टू कन्विंस द रीडर, क्योंकि आप परस्यू कर रहे हैं मतलब आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं। परसुएसिव पैसेज एम्स टू कन्विंस अ रीडर, क्या, टू अग्री विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे रीडर को अग्री करवाना, दैट मीन्स परस्यू करना या कन्विंस करना, ठीक है। तो इट एम्स टू कन्विंस द रीडर टू अग्री विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू और टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। एक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है कि जैसे कुछ मान लीजिए कोई रोड्स टूट रखी हैं या कुछ ऐसे म्युनिसिपैलिटी ढंग से काम नहीं कर रही है, कुछ है, तो क्या हम एक्शन ले सकते हैं, राइट। इस तरीके की चीजें कि आप दूसरे मतलब जो आपका रीडर है उसको आप या तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू अग्री करवा रहे हैं या फिर आप कोई स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर प्रेजेंट्स अ क्लेम, कोई एक क्लेम प्रेजेंट करेगा ऑथर, एंड ऑथर इज गोइंग टू सपोर्ट इट विद एविडेंस, एविडेंस भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऑथर इज गोइंग टू सपोर्ट इट विद एविडेंस, लॉजिकल रीजनिंग, तो मींस दिस इज गोइंग टू बी रैशनल, ऐसे कुछ भी लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कोई बायसनेस नहीं होगी, एविडेंस से सपोर्ट हो रहा है, लॉजिकल रीजनिंग हो रही है, समटाइम्स इमोशनल अपील भी होती है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉमन इन एसेस, एडिटोरियल्स एंड एडवर्टीजमेंट, ऐसे हो रहा है, एडिटोरियल हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, उसमें ये स्ट्रक्चर कॉमन है, ठीक। अब परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव में सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से हैं, वो हैं क्लेम, proposition, stance, taking a firm stance against the situation, right? इसमें evidence, providing data, research, facts, statistics, ये सारे, क्योंकि ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं ना टू सपोर्ट अ क्लेम। इन कंक्लूजन, therefore, as a result, consequently, परसुएसिव के ये सिग्नल वर्ड्स हैं, ठीक है। अब परसुएसिव हमने कॉन्सिक्वेंटली एक और जगह देखा था, हमने कॉन्सिक्वेंटली देखा था कॉज एंड इफेक्ट में, यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे जस्ट सिग्नल वर्ड से कंफ्यूज मत होना, पैसेज भी हमको पढ़ना है, हमें समझना है कि इसमें क्या बात हो रही है, कॉज इफेक्ट हो रहा है या फिर हमें कोई एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, कोई इमोशनल अपील हो रही है, राइट। नेक्स्ट टाइप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट टाइप इज एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी क्या होता है, इसमें हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मीन्स वी आर बीइंग इन्फॉर्म्ड और वी आर बीइंग एक्सप्लेन्ड समथिंग, तो एक्सपोजिटरी, एक्सप्लेन्ड, सो आप एक्सप्लेन से एक्सपोजिटरी याद कर लो कि एक्सपोजिटरी टाइप का जो स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी पैसेज अगर ऐसा है जो आपको किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो एक्सपोजिटरी है। नाउ these type of passages, they present facts and details in a clear and objective manner, ठीक है। कोई फैक्ट और डिटेल है वो एकदम क्लियर और ऑब्जेक्टिव मैनर में वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। द कॉमन स्ट्रक्चर, अब कॉमन स्ट्रक्चर इसमें ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्टिव हो गया, सीक्वेंस हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट हो गया या प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, ठीक है। आर ऑल सब टाइप्स ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, क्योंकि आप सब में एक्सप्लेन ही कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारे इनके सब टाइप हो गए हैं, ठीक है। अब एक्सपोजिटरी में एग्जाम्पल क्या होता है, टेक्स्ट बुक हो गया, न्यूज आर्टिकल हो गया और इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सारे आपके एक्सपोजिटरी हो गए, समझ आ रहा है, राइट। अभी तक हमने डिस्क्रिप वो देखा है, हमने पैसेज का स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व सम पैसेजेस। तो पहला जो हमारा पैसेज है ये बात करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, large language models behind popular generative AI platforms like ChatGPT. It gave a different answer when asked to respond to same reasoning test that didn't improve when given additional context, finds a new study from researchers at UCL. Study published in Royal Society Open Science tested the most advanced large language models, that is LLMs, using cognitive psychology test to gauge their capacity for reasoning. The result highlighted the importance of understanding how these AI think before entrusting them with tasks, particularly those involving decision making. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे AI के बारे में हम बात कर रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब इन्होंने देखा कि जब भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप कोई चीज
आंसर मांग रहे हैं, कोई चीज रिस्पॉन्स करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इवन व्हेन दे आर गिवन एडिशनल कॉन्टेक्स्ट तो भी कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सेम रीजनिंग आ रही है, ठीक है। मीन्स दे आर गिविंग डिफरेंट आंसर्स then asked to respond to the same reasoning test and it did not improve when given additional context, ठीक है ये चीज। सो अब इसमें क्या हुआ है कि रिसर्चर्स ने एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी टेस्ट किया है, ये भी है, ठीक। द रिजल्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज एआई थिंक बिफोर इंटरेस्टिंग देम विद टास्क, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग डिसीजन मेकिंग। तो पहले वही एआई को समझने वाली बात है कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम इनको टास्क दे तो रहे हैं, पर ये काम कैसे कर रहे हैं, वेदर एआई इज दैट ट्रस्टवर्दी और नॉट, ठीक है। In recent years, LLMs that power generative AI apps like ChatGPT have become increasingly sophisticated. अब recent year में और sophisticated हो गए हैं. Their ability to produce realistic text, images, audio, and video has prompted concern about their capacity to steal jobs, influence elections, and commit crimes. We all know this. ठीक है, ऐसे ये भी चीज चल रही है कि AI job ले लेगा या AI is getting powerful day by day, AI is getting trained day by day, right? Yet, these AIs have also been shown to routinely fabricate information, respond inconsistently, and even get simple math sums wrong. Those who use AI, they will understand with this one. Like they will relate to this one. कि कभी-कभी AI hallucinate करता है, कोई information fabricate कर देगा, ठीक है, कुछ आपने कोई information चाहिए आपको, तो कोई resource क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, AI कुछ अलग ही बना देता है। इनकंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, मोरओवर मैथ्स के कुछ सम्स होते हैं वो बिल्कुल गलत कर देता है, सिंपल सम्स तक। तो दिस इज व्हाट एआई इज डूइंग, राइट। नाउ इन दिस स्टडी researchers from UCL systematically analyzed whether 7 LLMs were capable of rational reasoning, यहाँ हम बात कर रहे हैं rational reasoning की, a common definition of rational agent, human or artificial, ठीक है, which the authors adopted is if it the reasons according to the rules of logic and probability। अब ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ एक ऐसी चीज लगाई कि जो लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये सही आंसर दे पाता है क्या, ये रैशनल रीजनिंग कर पाता है क्या एआई, ठीक है। एंड irrational agent does not reason according to these rules। so irrational agent की बात नहीं है, यहाँ पे रैशनल एजेंट की बात हो रही है जो कि लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के रूल्स फॉलो करके कोई रीजनिंग कर रहा है, ठीक है। The LLMs were given a battery of 12 common tests from cognitive psychology to evaluate reasoning। अब इनको evaluate करने के लिए 12 common test दिए गए हैं cognitive psychology के, including Watson test, Watson task, Linda problem and Monty Hall problem। अब इन्होंने बता दिए कौन कौन से टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। The ability of humans to solve these tasks is low। Humans की ability low है। In recent studies, only 14% of participants got the Linda problem right and 16% got Watson task right। So humans की तो probability low है कि भाई ये सही कर पाएंगे। The model exhibits irrationality in many of their answers, such as providing varying responses when asked the same question 10 times। अब यहाँ से पता चलता है कि AI कितना inconsistent है, ठीक है। एक क्वेश्चन को आपने 10 बार पूछा है, अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। सो इरेशनैलिटी आ रही है आंसर्स में, और कौन से किस सिचुएशन में इरेशनैलिटी आ रही है, जब तो उनको रैशनल एजेंट दिए जा रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल इसे लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग करनी है, उसमें इरेशनैलिटी आ रही है, राइट। दे वर प्रोन टू मेकिंग सिंपल मिस्टेक्स इंक्लूडिंग बेसिक एडिशन एरर्स एंड मिस्टेकिंग कॉन्सोनेंट्स फॉर वाउल्स which led them to provide incorrect answer। अब आप vowel को consonant समझ लेंगे तो incorrect answer आएगा ही। For example, correct answer to the Watson task range from 90% for GPT-4 and 0% for GPT 3.5। Watson task का जो रेंज था GPT-4 में 90% आया है, GPT 3.5 में 0% आया है, मतलब गूगल पार्ट और GPT 3.5 में 0%, ठीक है। फिर आता है Llama 270B which answered correctly 10% of the time, mistook the letter K for a vowel and so answered incorrectly। So अब सबसे ज्यादा करेक्शन कहाँ रहा है, GPT-4 में, राइट। सो दे आर टेलिंग यू कि भाई टेस्ट हमने किया है उसमें ये ऐसा रिजल्ट आया। While most humans would also fail to answer the Watson task correctly, it is unlikely that this would be because they didn't know what a vowel was।
अब ये कह रहे हैं कि ठीक है, ह्यूमंस भी गलत कर सकते हैं, बट वो इस वजह से गलत नहीं करेंगे कि उनको ये नहीं पता है कि के कॉन्सोनेंट है कि वॉवल है, राइट? यहाँ पे बात करते हैं ओलिविया स्कॉट की, फर्स्ट ऑथर ऑफ द स्टडी फ्रॉम यूसीएल कंप्यूटर साइंस. शी सेड, based on the results of our study and other research on large language models, it's safe to say that these models do not think like humans yet. तो humans की तरह तो नहीं सोच रहे हैं, ठीक है? That said, the model with largest data set, that was GPT-4, performed a lot better than other models. क्योंकि GPT-4 का कितना आया था range? 90%. And it has largest data set. It performed better than other models, suggesting that they are improving rapidly. तो अगर आपके पास में data set ज्यादा है तो chances है कि आपका AI model improve करेगा. However, it is difficult to say how this particular model reasons because it is a closed system. तो हमें उसकी reasoning नहीं पता है. हमें कुछ नहीं पता उस मॉडल के बारे में. It is a closed system, right? I suspect there are other tools in use that you wouldn't have found in its predecessor, GPT 3.5. अदर टूल्स भी हैं, तो हमें ये नहीं पता कौन से टूल यूज हो रहे हैं, किस तरीके से यूज हो रहे हैं, एंड हाउ दे आर रीजनिंग एक्चुअली. ठीक. सम मॉडल्स डिक्लाइंड टू आंसर द टास्क ऑन एथिकल ग्राउंड्स. अब ये भी चीज हुई थी, कुछ मॉडल ने आंसर ही नहीं दिए हैं. दे आर सेइंग एथिकल ग्राउंड पे हम आंसर नहीं देंगे, इवन द क्वेश्चंस वर इनोसेंट. क्वेश्चन इनोसेंट है, कोई उसमें एथिकल डिलेमा नहीं होनी चाहिए, बट एआई को हो रही थी, राइट? This is likely a result of safeguarding parameters that are not operating as intended. So कुछ safeguarding parameters इन्होंने सेट किए होंगे जो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस पे, अब जैसे मान लीजिए कोई मैथमेटिकल सम है, उसमें क्या ही एथिकल डिलेमा होगा एआई को, राइट? सो कुछ सेफगार्डिंग पैरामीटर्स है विच आर नॉट ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड. तो ये हमारा पैसेज था. तो कुछ समझ में आया पैसेज का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? एक्सप्लेनेशन चल रही है इसमें पूरे पैसेज में, राइट? चीजों के बारे में डिस्कस हो रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द पैसेज स्ट्रक्चर हियर? पैसेज स्ट्रक्चर वुड बी एक्सपोजिटरी, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें एक्सप्लेन किया जा रहा है लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द पैसेज कैन बी सीन एज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन. अब पैसेज क्या है, किस पे प्राइमरी फोकस है पैसेज का? ठीक है. ऑप्शन ए सेज raising concerns about the limitations of current LLM reasoning abilities. B says highlighting the potential benefits of LLMs for various applications, warning against the dangers of superintelligence surpassing human capabilities, या D advocating for a complete ban on development of LLMs. यहाँ पे क्या डिस्कस किया था इन्होंने जब इन्होंने आंसर्स देखे? Many of their answers such as they were providing varying responses when asked the same question 10 times, prone to making simple mistake including basic addition errors, mistaking consonant for vowels. तो क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? highlighting the potential benefits of LLMs तो नहीं है. warning against danger of super intelligence surpassing human capability. यहाँ पे they are simply saying that uh, that humans भी गलती करेंगे लेकिन they will not make such mistake because they are mistaking vowels for consonant, right? There was one line here. Yes, they do not think like human yet, right? So this is also not happening. Advocating for a complete ban on development and use of LLMs, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ पूरे पैसेज में. So we are ruling this out. तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, raising concern about limitations of current LLM reasoning abilities. राइट? क्योंकि लिमिटेशंस हैं, बहुत सारी चीजें अभी गड़बड़ हो रही हैं उसमें, एंड बिल्कुल सिंपल रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पे. ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत डिफिकल्ट कोई चीज दे दी है, राइट? रैशनल एजेंट पे हम बात कर रहे हैं, एंड जो लाइक रूल, लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के जो रूल्स हैं उस पे हम बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आई विल रिमूव, ओके, वीडियो कैप्चर में हटा देती हूँ. यस, नाउ इट्स क्लियरली विजिबल ना? ओके. So first, this question is
The passage suggests that primary concern regarding advanced LLMs in their potential to. अब जो LLMs हैं उनमें क्या प्राइमरी कंसर्न है, ठीक है, क्या प्राइमरी कंसर्न है देखते हैं. ऑप्शन ए सेज ओवरलोड ह्यूमन एक्सपर्ट्स विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ह्यूमन एक्सपर्ट्स को ओवरलोड कर रहे हैं एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ. अंडरमाइन ट्रस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्यू टू इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. Replace the human workforce with machines capable of completing any task. Lead to ethical dilemmas due to their ability to generate realistic but fabricated content. यहाँ पे क्या चीज है? पैसेज सजेस्ट दैट प्राइमरी कंसर्न रिगार्डिंग एडवांस्ड LLMs. क्या है प्राइमरी कंसर्न? कि ये जो है ये रूटीनली फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, इनकंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एंड दे आर इवन गेटिंग सिंपल मैथ सम्स रॉन्ग. क्या हो रहा है यहाँ पे? दे आर नॉट ओवरलोडिंग ह्यूमन एक्सपर्ट विद एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. They are not definitely replacing human workforce. They are not leading to ethical dilemmas due to their ability to generate realistic results. Ethical dilemma हो रही है इनको even when the questions are innocent, but it is not because of their ability to generate realistic result. It is likely a result of safeguarding parameters not operating as intended. Right? So this is also ruled out. Correct answer क्या है? Option B. कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. उनकी परफॉर्मेंस बहुत इनकंसिस्टेंट है. क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिसर्चर्स डिजाइन टू यूज कॉग्निटिव साइकोलॉजी टेस्ट डिजाइन फॉर ह्यूमंस is an inappropriate way to evaluate the reasoning ability of LLMs. कह रहे कि ये जो रिसर्चर ने जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी टेस्ट जो कि ह्यूमंस के लिए डिजाइन किया गया है वो यूज कर रहे हैं टू टेस्ट AIs या और LLMs रीजनिंग एबिलिटी. इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. हमको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स मोस्ट वीकन्स द स्टेटमेंट. मतलब हमें ये बताना है कि भाई ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट नहीं है. हमें बताना है कि अप्रोप्रिएट चीज हम कर रहे हैं. जो रिसर्चर्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी टेस्ट जो यूज कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट है. हम कैसे बताएंगे? ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी टेस्ट इधर बात हो रही है. नाउ लेट्स सी. ऑप्शन ए सेज the passage acknowledges the low success rate of humans on some of the tests used. B says the study explicitly defines a rational agent based on logic and probability. C says passage mentions the varying performance of different LLM models on the same task. D says studies focuses on reasoning ability of LLMs, not their overall intelligence. अब यहाँ पे आप देखिए a common definition. Yes, see, this study, researchers from UCL systematically analyzed whether 7 LLMs were capable of rational reasoning. A common definition of a rational agent. ठीक है, rational reasoning की बात की. Common definition of a rational agent, human or artificial, which the authors adopted, is if it reasons according to rules of logic and probability. तो हम रैशनल एजेंट की बात कर रहे हैं जो कि सीधा सीधा लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी के रूल्स पे काम कर रहे हैं. हम उसमें कोई इरेशनैलिटी नहीं डाल रहे, हम उसमें कोई नया रूल नहीं डाल रहे. ठीक है, तो पैसेज यस इंडीड एक्नॉलेजेस लो सक्सेस रेट, बट ये नहीं बता रहा कि अप्रोप्रिएट क्यों है ये. राइट, ये जो टेस्ट है टेस्ट के बारे में नहीं बात हो रही है, इसमें सक्सेस रेट की बात है. ऑप्शन सी देखते हैं. पैसेज मेंशंस द वेरिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट LLM मॉडल्स. अगेन कर रहा है वो, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि ये जो टेस्ट हो रहा है ह्यूमंस के लिए डिजाइन है वो AI के लिए अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है. तो दैट्स व्हाई ये भी रूल्ड आउट है. डी बात कर रहा है स्टडी फोकसेस ऑन रीजनिंग एबिलिटी ऑफ LLM, क्योंकि इसमें बोला ना इवेल्युएट रीजनिंग. अगेन टेस्ट के बारे में कुछ डिस्कस नहीं कि टेस्ट में जो चीजें ली हुई हैं उससे कुछ अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट कुछ होता है कि नहीं होता, ये भी रूल्ड आउट है. करेक्ट क्या होगा जो कि सपोर्टेड बाय द एविडेंस है कि स्टडी रिसर्चर्स कर रहे हैं उन्होंने एक्सप्रेस किया है, मतलब एक्सप्लिसिटली दे हैव डिफाइंड अ रैशनल एजेंट. राइट, रैशनल एजेंट बेस्ड ऑन लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए ये अप्रोप्रिएट है. तो मोस्ट वीकन क्या ये कि इनअप्रोप्रिएट वे ऑफ इवेल्युएटिंग रीजनिंग एबिलिटी ऑफ LLM, इसको वीकन कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है? बी, कि रैशनल एजेंट जो है हमारे वो लॉजिक और प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. ठीक है, ये समझ आ गया.
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है द फाइनल पैराग्राफ। पहली बात तो जब भी ऐसे आ जाए कि फर्स्ट पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फाइनल पैराग्राफ, तो समझ जाइए कि हमें इस पैराग्राफ से बात करनी है, लास्ट पैराग्राफ जो दिया हुआ है। द फाइनल पैराग्राफ मेंशंस some LLM models refusing to answer tasks due to ethical concerns. How does this detail most contribute to the overall argument of the passage? यहाँ पे बोला है ना इन्होंने कि some models decline to answer the task based on ethical grounds even though the questions were innocent, right? So how does this detail most contribute to overall argument? Option A says it suggests a potential ethical dilemma related to the development and deployment of LLMs. B says it emphasizes the need for further research into ethical implications of AI. C says it highlights the limitation of current safety measures implemented for LLMs. D says it indicates a potential for LLMs to develop independent moral reasoning capabilities. अब यहाँ पे आप चीज देखिए, इधर हमने बात की है कि GPT-4 का हाईएस्ट रिजल्ट था। GPT-4 के पास में है लार्जेस्ट डेटा सेट, ठीक है? सो इट परफॉर्म्ड अ लॉट बेटर देन अदर मॉडल्स, सजेस्टिंग they are improving rapidly, right? तो हम और moreover अगर हम देखें कि it is difficult to say how this particular model reasons because it is a closed system. तो मतलब क्या हो रहा है, अगर आपके पास में डेटा सेट है, अगर आपके पास में लार्ज डेटा है, बहुत सारा डेटा है, तो AI इंप्रूव भी कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो इंफॉर्मेशन सपोर्ट कर रही है, पैसेज की इंफॉर्मेशन कौन से ऑप्शन को सपोर्ट कर रही है? फाइनल पैराग्राफ की हम बात कर रहे थे, इस पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन कौन से ऑप्शन को सपोर्ट कर रही है? ऑप्शन ए देखते हैं, सजेस्ट अ पोटेंशियल एथिकल डिलेमा रिलेटेड टू डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट, तो नहीं है। यहाँ पे लिखा इट इज लाइकली रिजल्ट ऑफ सेफगार्डिंग पैरामीटर्स नॉट ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड। बी बोल रहा है emphasizes the need for further research into ethical implications of AI, कि और रिसर्च कीजिए और चीजें गैदर कीजिए तो हो सकता है कि इंप्रूव करे। जैसे कि GPT-4 के पास में लार्जेस्ट डेटा सेट है तो उसका परफॉर्मेंस सबसे हाई था, एक तो ये सपोर्ट हो रहा है। सी देखते हैं, हाईलाइट्स द लिमिटेशन ऑफ करंट सेफ्टी मेजर्स। नो, सेफ्टी मेजर्स की कोई लिमिटेशन नहीं हाईलाइट हो रही है, इनफैक्ट बोला जा रहा है कि शायद सेफ्टी मेजर्स ऐसे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं जैसे उनको करना चाहिए। D says it indicates potential for LLMs to develop independent moral reasoning capabilities. Definitely not. तो कौन सा सपोर्ट हो रहा है? ऑप्शन बी क्लियरली, ठीक? तो do like this session, do comment if there is any doubt or if you have any question or query related to our courses or test or website. Share this with your friends, okay, so that they can also get benefit of it. And if you have not yet subscribed to our channel, so that you do not miss any of the video of the series, okay? Again, if you are preparing for MBA exams, CAT and OMETs, you can check out our course here, www.mbakaro.in. If you have any query, mail us support@mbakaro.in, right? चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पैसेज, ठीक है? नाउ metals get softer when they are heated, ठीक है? This is how blacksmiths can form iron into complex shapes by heating it red hot. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोहे को बहुत ज्यादा गर्म कर लेते हैं, एकदम रेड हॉट कर लेते हैं, तो जो जो लोग लोहे के साथ में काम करते हैं, दे आर एबल टू मोल्ड द आयरन, राइट? व्हेन इट इज रेड हॉट, उसको अलग अलग शेप्स दे दी जाती हैं, उससे काम किया जाता है, राइट? Anyone who compares a copper wire with a steel coat hanger will quickly discern that copper is much more pliable than steel. अब pliable क्या होता है? Much more flexible. कॉपर जो है स्टील से ज्यादा बेंडेबल होता है, राइट? But scientists at MIT, they have discovered that when metal is struck by an object moving at a super high velocity, the opposite happens. मतलब जैसे कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि जब लोहा बहुत ज्यादा गर्म है, रेड हॉट है, आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे MIT के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि when metal is struck by object moving at a high velocity, super high velocity, opposite happens. क्या होता है उसमें? Hotter the metal, stronger it is.
Under these conditions, which put extreme stress on the metal, copper can just be as strong as steel. ऐसी सिचुएशन में जहां पे जितना ज्यादा मेटल गर्म है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या है कि कॉपर और स्टील लाइक बराबरी की टक्कर में हो सकते हैं. कॉपर कैन जस्ट बी एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील. The discovery could lead to new approaches to designing materials for extreme environment, such as shields that protect spacecraft, hypersonic aircraft, or equipments for high-speed manufacturing processes. तो ये जो डिस्कवरी है बेसिकली दे आर सेइंग, ये जो डिस्कवरी है इससे जो हम नई मतलब जो मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, उस मटेरियल डिजाइन में बहुत सारी नई चीजें आ सकती हैं. इट कुड बी वेरी फ्रूटफुल, इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल. ठीक है. The new finding, ये जो नई finding है, authors write, it is counterintuitive and at odds with decades of studies in less extreme conditions. ठीक है. The unexpected result could affect a variety of applications because the extreme velocity involved in these impacts occur routinely in meteorite impacts on spacecraft in orbit and high-speed machining operations used in manufacturing, sound blasting, and some additive manufacturing, that is 3D printing process. अब एक तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि जितना लोहा गर्म हो रहा है या कोई भी मेटल गर्म हो रहा है वो इजीली मोल्डेबल हो रहा है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्म हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट. सो इससे क्या होगा, दीज अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट दे कुड अफेक्ट अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब जहां जहां ये सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं, बिकॉज एक्सट्रीम वेलोसिटी इन्वॉल्व इन दीज इम्पैक्ट्स, ये जो वेलोसिटी इन्वॉल्व है इसमें, इट अकर्स रूटीनली. कहाँ कहाँ हो रही है? मीटियोराइट इम्पैक्ट ऑन स्पेसक्राफ्ट, high speed machining operation machining operation used in manufacturing, sand blasting में use हो रहा है, some additive manufacturing that is 3D printing process, इस सब में already use हो रहा है ये सब. तो इनमें ये अगर कुछ नया है तो it could have a good effect, it could have a different result, right. The experiments the researchers used, अब यहाँ पे experiment किया researcher ने, the experiment researchers used to find this effect involved shooting tiny particles of sapphire. So अब इन्होंने लिए हैं sapphire के छोटे छोटे particles, tiny particles of sapphire, just millionth of a meter across, a flat sheet of metal की flat sheet and sapphire, छोटे छोटे particles, propelled by laser beam. यहाँ पे ये लोग laser beam use कर रहे हैं. The particles reached high velocities on the order of few hundred meters per second. High velocity से इन्होंने लेजर छोड़ी हैं. While other researchers have occasionally done experiments at similarly high velocities, they have tended to use larger impactors at the scale of centimeters और larger. अब यहाँ पे दो तरीके की बातें हो रही है. एक तो ये कि जो भी करंट एक्सपेरिमेंट किया है उसमें इन लोगों ने एक तो साइज छोटा कर दिया पार्टिकल्स का, एंड दे आर शूटिंग इट विद लेजर बीम. ठीक है. पहले भी किए हुए लोगों ने एक्सपेरिमेंट, बट उन्होंने हाई वेलोसिटी यूज की है, बट लार्जर इम्पैक्टर्स यूज किए हैं. ठीक है, थोड़े से सेंटीमीटर और लार्जर, बिकॉज दीज लार्जर इम्पैक्ट्स वर डोमिनेटेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ शॉक ऑफ द इम्पैक्ट. क्योंकि अब कोई मान लीजिए जैसे मान लीजिए कैटापुल्ट है, गुलेल होती है, उसमें जब आप पीछे खींच के कुछ चीज फेंकेंगे, मान लीजिए अब हम कुछ ऐसी चीज लेते हैं जिसमें आपको शॉक इम्पैक्ट इजीली समझ आए. कोई मिट्टी का मतलब थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, बट आप ऐसे समझिए, चलिए ईंट का टुकड़ा, ठीक है, कोई ईंट का टुकड़ा लिया. अब वो जब आप पीछे खींच के फेंकोगे तुरंत, तो उसमें कुछ कुछ तो पार्टिकल छूटेंगे, राइट. अगर वो टुकड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है कि वो थोड़ा टूट भी जाए, क्योंकि आप पकड़ के खींचोगे फिर फेंकोगे, तो वो इफेक्ट ऑफ शॉक भी होता है, कुछ थोड़ा इम्पैक्ट उसका भी आएगा. देयर वॉज नो वे टू सेपरेट मैकेनिकल एंड थर्मल इफेक्ट. तो थर्मल इफेक्ट भी हो रहा है, मैकेनिकल इफेक्ट भी हो रहा है. तो उससे क्या हो रहा था कि जो उनका इम्पैक्ट था, जो जब उन्होंने बड़े बड़े इम्पैक्टर्स यूज किए, तो इम्पैक्ट जो था, इट वाज डोमिनेटेड बाय इफेक्ट ऑफ शॉक ऑफ द इम्पैक्ट. उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे. अब टाइनी पार्टिकल्स में क्या हुआ, इन द न्यू स्टडी, इट डिड नॉट क्रिएट अ सिग्निफिकेंट प्रेशर वेव व्हेन दे हिट द टारगेट. तो क्योंकि लेजर से शूट हुए हैं, जरा जरा से पार्टिकल हैं, तो वो प्रेशर वेव नहीं क्रिएट हुई. However, it has taken a decade of research at MIT to develop methods of propelling such microscopic particles at such high velocities. Definitely research लगी है. We have taken advantage of that. ठीक है, we have taken advantage of that. Sher says,
Along with other new technique for observing high speed impact itself, the team used extremely high speed cameras to watch the particles as they come in and as they fly away. तो उन्होंने obviously high speed cameras की जरूरत है इस सब के लिए. As the particles bounce off the surface, the difference between incoming and outgoing velocities tells you how much energy was deposited. उनको ये भी पता चल गई कि उनके टारगेट में कितनी एनर्जी डिपॉजिट हुई थी, which is an indicator of surface strength. तो उनको surface strength पता चल गई, right? The tiny particles they used were made of alumina or sapphire and they are very hard. Dowding says, Dowding ने बोला कि भी जो हमने पार्टिकल्स यूज किए हैं वो सैफायर और एल्यूमिना से बने हुए हैं, या तो सैफायर या एल्यूमिना से, दे आर वेरी हार्ड. एट 10 to 20 माइक्रॉन्स, दैट इज मिलियंथ ऑफ मीटर. यहाँ पे हम बिल्कुल माइक्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इधर इन्होंने जो पार्टिकल्स यूज किए थे सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बड़े, राइट? So they are at 10 to 20 microns across. These are between 1/10 and 1/5 of the thickness of a human hair. तो इतने minute particles भेजे उन्होंने, right? When the launch pad behind these particles is hit by a laser beam, part of the material vaporizes, creating a jet of vapor that propels the particle in the opposite direction. The researchers shot the particle at samples of copper, titanium, and gold, and then they expect their results should apply to other metals as well. They say their data provide the first direct experimental evidence for this anomalous thermal effect of increased strength with greater heat. So there is a thermal effect, increased strength, जितना ज़्यादा गर्म हो रहा है उतनी ज़्यादा strength बढ़ रही है. Although hints of such an effect had been reported before. तो समझ में आया क्या हुआ? अभी तक हमें लग रहा था जितना ज्यादा गर्म होगा उतना इजीली प्लायबल होगा, उतना इजीली मोल्डेबल होगा, पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, उससे पता चल रहा है कि जितना ज्यादा गर्म होगा, अगर हाई वेलोसिटी से कोई चीज आ रही है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सरफेस, राइट? नाउ पैसेज स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्सपेरिमेंट हो रहा है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? वन थिंग लीड्स टू अनदर, राइट? कॉज एंड इफेक्ट. क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, कोई एक चीज हुई है, इट इज लीडिंग टू समथिंग अदर, एक कॉज इज लीडिंग टू एन इफेक्ट. ठीक? Now, passage suggests that traditionally blacksmiths shape iron by, अब ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, metals get softer when they are heated. This is how blacksmith can form iron into complex shapes by heating it red hot. Options देखते हैं. Option A, heating it to extremely high temperatures, making it more brittle. B says rapidly cooling the iron to increase its malleability, cooling the iron. C says heating it red hot, making it more pliable and easier to work with. D says using special tools that don't require manipulating the iron's temperature. क्या हो रहा है इसमें? बहुत सिंपल सा. They are heating it red hot, make it more pliable and easy to work with. Right? So not this, not this, not this. They are not making it brittle. They are not rapidly cooling it. Neither nor they are manipulating it. Right? Next question. Now, next question is the main reason the researchers used tiny sapphire particles in their experiment. इन्होंने क्यों यूज किया टाइनी सफायर, छोटे छोटे पार्टिकल्स क्यों यूज किए? ऑप्शन ए सेज टू मिनिमाइज द प्रेशर वेव क्रिएटेड अपॉन इंपैक्ट विद द मेटल टारगेट. जो प्रेशर वेव क्रिएट हो रही थी उसको मिनिमाइज करने के लिए. टू रेप्लिकेट द इफेक्ट्स ऑफ मीटियोराइट इम्पैक्ट ऑन स्पेसक्राफ्ट. टू generate the highest possible temperature during the impact, to ensure the particles wouldn't damage the metal surface significantly. यहाँ पे अगर आप देखेंगे न्यू फाइंडिंग में ऑथर राइट्स इट इज काउंटर इंट्यूटिव, ऑड्स विद डिकेड्स ऑफ स्टडीज. अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि जो हाई स्पीड में गया है तो वो और स्ट्रेंथन होता जा रहा है. ठीक है. Experiment the researchers used to find this effect involved shooting tiny particles of sapphire just millionth of meter across at a flat sheet of metal. इन्होंने लिया है लेजर बीम से प्रोपेल कर रहे हैं. Particles reach high velocity on the order of a few hundred meters per second, while other researchers have occasionally done experiments at similarly high velocities. Now, while other researchers have occasionally done experiments at similarly high velocities, they tend to use larger impactors,
scale of centimeters, 2 centimeters or larger, because of these larger impacts were dominated by effects of the shock of the impact. There was no way to separate mechanical and thermal effects. अब यहाँ पे mechanical हो रहा था, thermal effect भी हो रहा था. उससे हो क्या रहा था actually? ये देखिए, यहाँ पे बात करते हैं कि टाइनी पार्टिकल यूज किए मेड ऑफ एल्यूमिना एंड सफायर एंड दे आर हार्ड एट 10 to 20 microns across. There are between 1/10 and 1/5 of the thickness of hair. अब यहाँ पे जब लॉन्च पैड यूज हो रहा है, when the launch pad behind these particles is hit by laser beam, part of material vaporizes, creating a jet of vapor that propels the particle in the opposite direction. Researchers shot the particle at samples of copper and all this. They say they data provide the first और ये सब. तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बड़ा जब ये लोग कोई पार्टिकल यूज कर रहे थे, सेंटीमीटर से मीटर, मतलब सेंटीमीटर से उससे ज्यादा बड़ा, तो क्या हो रहा था, लार्जर इम्पैक्ट हो रहा था. जो इम्पैक्ट था वो लार्जर था, क्योंकि देवर यूजिंग लार्जर इम्पैक्टर्स. तो लार्ज इम्पैक्ट था, तो उससे क्या हो रहा था, जो इफेक्ट ऑफ शॉक था, जो लार्जर इम्पैक्ट वो डोमिनेटेड बाय इफेक्ट्स ऑफ शॉक ऑफ द इम्पैक्ट. तो इम्पैक्ट का जो शॉक था उससे ज्यादा वो इम्पैक्ट को डोमिनेट कर दे रहा था. जैसे यहाँ पे बताया कि जब आप उसको पीछे से लेजर बीम जा रही है, तो उतना जो हमें जो इम्पैक्ट है, सिर्फ इम्पैक्ट मिल रहा है, वो शॉक वेव्स नहीं मिल रही हैं. जो प्रेशर वेव्स है वो नहीं मिल रही है, हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट मिल रहा है. तो उन्होंने पार्टिकल का साइज क्यों किया? दे आर नॉट रेप्लिकेटिंग इफेक्ट्स ऑफ मीटियोराइट. ओके, दे आर नॉट जनरेटिंग हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. दे आर नॉट इंश्योरिंग पार्टिकल्स वोंट डैमेज द मेटल सरफेस. क्या हो रहा है इसमें? they are minimizing the pressure wave created upon impact with the metal target. क्योंकि अगर pressure wave create हो जाएंगी तो वो impact dominate हो जाएगा. समझ आया? I hope so. Next. Passage implies that the development of experimental techniques used in this research likely involved. अब जो experimental technique use हुई है वो क्या कर रही है? They discovering a new type of sapphire suitable for high velocity impacts? Are they inventing a method to vaporize large quantities of material using laser? Are they designing cameras capable of withstanding the high temperature generated? Or are they perfecting techniques to propel microscopic particle at extreme speed? यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रोपेल ही तो कर रहे हैं जो microscopic particles, right? They are propelling these particles, right? They are not discovering a new type of sapphire. They are not inventing anything. They are not designing a camera, but they are perfecting a technique to propel microscopic particle at high speed, ताकि उनको वो impact मिले जो वो चाह रहे हैं, right? This is why they are experimenting it. Next question says, which of the following applications of the discovery is most explicitly mentioned in the passage? मतलब explicitly क्या चीज mention कर रखी है passage में? Option A says creating stronger and lighter material for building construction. B says improving the efficiency of high speed machining processes. C says designing more heat resistant coating for spacecraft. E says enhancing the protective gear used in sandblasting and operation. अब आप यहाँ पे देखिए, the discovery could lead to new approaches for designing material for extreme environments, such as shield that protects spacecraft, hypersonic aircraft equipped for high speed manufacturing processes. एक तो ये, ठीक है. दूसरा, जब हम और चीजें देख रहे हैं तो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, the unexpected result could affect a variety of applications because extreme velocities involved in these impacts occur routinely in meteorite impact on spacecraft in orbit and high speed machining operations used in manufacturing, sandblasting, right? And some additive manufacturing in 3D printing. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? They are not creating anything for building construction. Improving efficiency of high speed machining process. Efficiency की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे. High speed machining process में use हो रहा है, application है, वो बात हो रही है, right? They want to improve efficiency or not, ये ऐसा कुछ discussion नहीं है. Now designing more heat resistant coating for spacecraft. This
is one thing that is clearly mentioned. The discovery could lead to new approaches to designing material for extreme environments. Shield that protects spacecraft, hypersonic aircraft, or equipment for high-speed manufacturing processes. ये discussion है, इसमें clearly mentioned है. He says enhancing the protective gear used in sandblasting. Protective gear की भी कोई बात नहीं है. So correct answer is option C. कि जहाँ पे more heat resistant coating चाहिए स्पेसक्राफ्ट की, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है जहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वो डिजाइनिंग में हेल्प हो सकती है. राइट, एप्लीकेशन ऑफ द डिस्कवरी. Please like this session. Do comment your scores if you are solving it, like solving the passages on your own. Do comment how many questions you are getting right, and like if there is any doubt, do share it with your friends and subscribe if you have not yet subscribed. See, we have CAT and other exams mock test as well. So this is a mock test for CAT. We have full length mocks, we have sectional mocks, and this is the bundle for all these mocks. It has CAT, NMAT, SNAP, ZAT, CMAT, MAT, CET, CUET, PG, MyCAT, XGMT, SRCC, GBO, and all mocks are based on latest patterns. Okay, so do check these out. Now let's come to our next passage. Okay, let's begin. Starting in the 1960s, Soviet officials diverted rivers flowing into the Aral Sea to produce cotton in nearby fields. So अब इन्होंने river divert की है, ठीक है, एक sea से river divert की है to produce cotton in nearby fields. Without rivers regularly replenishing the sea, the large lake began to evaporate, water levels plummeted, and the retreating sea left behind increasingly saline soil where regular crops could not grow. तो डाइवर्ट करने की वजह से प्रॉब्लम्स हो गई है, ठीक है. टुडे cotton farming continues in an arid region that receives an average of just 4 inch of rain per year. It is unclear whether the Uzbeki government, या उज़्बेकी गवर्नमेंट की बात हो रही है, will adopt the recommendation made by the satraps team. Okay, they are also discussing, but so far the country seems open to change. अब इन्होंने ऑलरेडी ये डाइवर्जन हो रहा है, सारी चीज हो रही है, कंट्री सीम्स ओपन टू चेंज. क्या चेंज करना है इनको? अब इनके जो प्रेसिडेंट हैं मिर्जियोयेव, President Mirzioyev, he has promised to loosen the rigid Soviet era policies of his predecessor Islam Karimov. So अब इनके जो predecessor थे, इनकी जो Soviet era policies थी, वो ये follow कर रहे होंगे. Now they are saying नहीं नहीं, we will loosen the rigidity. ठीक है? They are saying we will end the requirement that all Uzbek citizens pick cotton if called upon, and has spoken at the United Nations about the effects of desertification and land degradation on his country. अब desertification हो रहा है, land degrade हो रही है उनकी country की. Climate change makes these adaptation even more urgent. Change करना है उनको कुछ, ठीक है. Average temperatures in the Aral Basin have increased by around 3.6 degrees Fahrenheit since 1968. The shrinking of Aral Sea itself has affected the climate as the water disappeared. Now water has disappeared, air has become drier and lost the cooling effect of the nearby lake. Now it is creating feedback loop that resulted in hotter and dry weather. Sandstorms now spread dust and toxic heavy metals to nearby villages, while retreating water has caused a buildup of salt in the soil. So बहुत कितनी सारी situations arise हो गई है all of a sudden. Aside from Atriplex, Satraps researchers are planting crops like sorghum, moong bean, amaranth in test plots to learn which can best survive in dry saline soil. Now because the soil is dry and saline, तो जो researchers हैं वो अलग अलग crop plant कर रहे हैं. They are actually checking कि कौन सी crop इनकी soil में survive कर सकती है. So far they have developed promising varieties of winter wheat and barley. They are also collecting satellite data to measure precipitation, soil radiation and soil moisture. Satellite data क्यों ले रहे हैं? ताकि उनको precipitation पता चले, soil radiation पता चले, soil moisture पता चले in the Aral region, which can be used to help farmers decide which crops to plant or when to irrigate them. Kenji Tanaka, a hydrologist, hopes that Satraps project can help companies and government agencies develop tools for farmers to use when planning out their irrigation strategies. Okay, now they are also
होप कि ये जो भी इनके प्रोजेक्ट है इससे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी उनकी जो इरिगेशन स्ट्रेटेजीज है उनको प्लान करने में. SATREP's partners are also running their experiments. The Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology has been testing different irrigation methods such as drip system that deliver water to specific plants to see which technology uses water most efficiently. अब क्योंकि वहां पे सब कुछ ड्राई है, ठीक है, सब कुछ सलाइन है, तो उनको बहुत सोच समझ के चीजें करनी है. तो इन्होंने ड्रिप सिस्टम भी ट्राई किया है, ठीक है, कि कौन सा जो टेक्नोलॉजी है उससे पानी बहुत ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो सकता है. द इंटरनेशनल इनोवेशन सेंटर for Aral Sea Basin, a government agency in the region is growing hardy plants in soil collected from the former lake bed. Okay? A devastating sandstorm in 2008, which destroyed crops and killed livestock on a scale not seen before, was a wake-up call for the region, said Baketzan Khabibulev. Okay? ये भी कोई है सेंटर्स डायरेक्टर, ये डायरेक्टर है. Uzbekistan's government began a strategy to plant Saxwell, a halophyte that is native to the area. So अब इन्होंने सोचा भी native plants भी लगाना शुरू करते हैं. In the dry lake bed to hold down the soil and combat dust and salt storm. अब वहां पे ये सिचुएशन हो गई है कि उनको किसी भी तरीके से जो सॉइल है उसको होल्ड करके रखना है. एंड वी ऑल नो कि सॉइल को होल्ड करने के लिए आपको प्लांट्स की जरूरत है. और वहां पे उनको यही प्रॉब्लम आ रही है, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी क्रॉप या कौन से प्लांट्स, कौन सी चीज उस सॉइल में टिकेगी. ठीक. बट रिसर्चर्स cautioned against the idea that the Aral Sea can ever be saved. बोल रहे एरल सी शायद कभी बचाया नहीं जा सकता है और रिटर्न टू इट्स फॉर्मर स्टेट. तो ना तो पहले वाले स्टेट में आ सकता है, ना कुछ बहुत ज्यादा बचाया जा सकता है. इंस्टेड साइंटिस्ट्स आर फोकसिंग ऑन न्यू फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज that can help local communities adapt to the changes that have taken place as well as those still to come. तो जो चेंजेस हो गए हैं उनमें अडेप्ट हो पाए और जो आने वाले हैं वो भी उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे. तो ये एक सिचुएशन थी, प्रॉब्लम भी थी और उसमें जो कुछ कुछ सोल्यूशन सजेस्ट किए वो भी थे. तो पैसेज स्ट्रक्चर आपको समझ आ ही गया होगा, राइट? बिकॉज प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई है, सोल्यूशन प्रपोज हुए. तो प्रॉब्लम सोल्यूशन, राइट? नाउ what was the primary cause of shrinking Aral Sea in 1960s? Soviet officials diverted rivers flowing into the Aral Sea to produce cotton in nearby fields. Clear cut दिया हुआ है. Let's see the options. Option A से increased evaporation due to rising temperature. Temperature की वजह से evaporation. B says diversion of rivers for cotton production. C says introduction of invasive species in water. Devastating sandstorm that choked the lake. तो तीन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं बिकॉज नहीं है इस बारे में इंफॉर्मेशन. राइज टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी, ठीक है. इन्वेसिव स्पीशीज कोई नहीं थी पानी में. डेवेस्टेटिंग एंड स्टॉर्म दैट चोक द लेक, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि जो रिवर्स थी वो डाइवर्ट कर दी गई है कॉटन प्रोडक्शन के लिए, राइट? सीधा सिंपल आंसर फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ. नेक्स्ट, passage implies a negative feedback loop. Negative feedback loop related to the shrinking Aral Sea. Which of the following best describe this loop? पहले तो ढूंढते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप किधर है. दिस फीडबैक लूप. अभी फीडबैक लूप क्रिएट हो रहा है. श्रिंकिंग ऑफ एरल सी इटसेल्फ हैज अफेक्टेड द क्लाइमेट. क्योंकि एरल सी श्रिंक हो रहा है, वाटर डिसअपियर हो गया है, एयर ड्राई हो गई है, कूलिंग चली गई है, ठीक है. इससे क्या हो रहा है, एक फीडबैक लूप हो रहा है. ये हमें समझ में आया. ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए सेज इंक्रीज्ड डस्ट स्टॉर्म led to higher crop yield necessitating more water. B says higher water salinity discourages plant growth leading to less water usage. C says drier air due to shrinking sea cause hotter temperature leading to more evaporation. D says government intervention in agriculture disrupts traditional irrigation method. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर लेवल कम है, मतलब ड्राई हो रही है चीजें. तो वाटर लेवल कम है तो उससे क्या हो रही है, एयर ड्राई हो रही है. अब क्योंकि एयर ड्राई है
कैन राइट इट प्रॉपरली। यहाँ पे पहले देखते हैं, वाटर लेवल कम है तो W स्टैंड्स फॉर वाटर, ये कम हो रहा है। अब वाटर कम हो रहा है तो उससे क्या हो रही है, एयर ड्राई हो रही है, ड्राई एयर है, ड्राई एयर है तो उससे क्या दिक्कत हो रही है, नो कूलिंग। व्हेन देयर इज नो कूलिंग, उससे क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है, हॉट हो रहा है, सब कुछ गर्म हो रहा है, ड्राई हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, डस्ट स्टॉर्म, राइट। सो डस्ट स्टॉर्म या सैंड स्टॉर्म आ रहा है, या मैं स्टॉर्म लिख देती हूँ इसमें, ठीक है, स्टॉर्म हो रहा है। तो ये एक लूप चल रहा है बेसिकली, ठीक है। वाटर कम है, पानी कम हो रहा है तो हवा सूख रही है, हवा सूख रही है, ठंड ठंड नहीं हो रही, थोड़ा सा भी कूलिंग नहीं हो रही तो उससे गर्मी ज्यादा हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है, कुछ भी सॉइल को होल्ड नहीं कर रहा तो उससे स्टॉर्म आ रहा है, डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, ये सैंड स्टॉर्म हो रहा है उससे, ठीक है। तो क्या फीडबैक लूप हो रहा है इधर, ड्राई एयर है, ड्यू टू श्रिंकिंग सी इट कॉजेज hotter temperature leading to more evaporation, और evaporation, ठीक है। ये लूप क्रिएट हो रहा है। हायर क्रॉप यील्ड तो नहीं हो रही है, डिस्करेज प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, ये सिंपल सा लूप बन रहा है इधर, जो कि पैसेज में भी दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, passage mentions the use of satellite data by the StarApps project. What is the most likely reason for collecting data? Satellite data collect कर रहे हैं to measure precipitation, solar radiation, soil moisture in the aral region, which can be used. अब इसमें use क्या होगा? They want to help farmers to decide which crops to plant and when to irrigate them. Kenji Tanaka, a hydrologist, hopes that StarApp project can help companies and government agencies develop tools for farmers to use when planning out their irrigation strategies. ठीक है? Now, option A says to monitor changes in the size and depth of aerial sea over time. B says to identify areas with the highest concentration of toxic heavy metal. C says to create a detailed map of irrigation infrastructure in the region. D says to predict future weather pattern and inform planting decision. अब ये दो तो सीधे सीधे रूल्ड आउट है, क्योंकि ना तो साइज और डेप्थ देखी जा रही है उससे, ना ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक हैवी मेटल देखा जा रहा है। हमारे पास क्लोज ऑप्शंस बचते हैं सी एंड डी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, टू क्रिएट अ डिटेल्ड मैप ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। अब यहाँ पे देखो, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ बात हुई है, यहाँ पे कह रहे हैं it could be used to help farmers decide which crop to plant and when to irrigate them. ये हो रहा है कि कब इरिगेट करना है, कब क्रॉप प्लांट करनी है, पर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट डिसीजन की बात हो रही है कि फार्मर्स डिसाइड करेंगे, कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, राइट। तो दैट इज व्हाई सी इज नॉट द करेक्ट आंसर, डी इज। वो वेदर पैटर्न प्रिडिक्ट कर लेंगे, प्रेसिपिटेशन मेजर हो जाएगा, सोलर रेडिएशन मेजर हो जाएगी, सॉइल मॉइस्चर मेजर हो जाएगा, तो उससे फार्मर्स को हेल्प होगी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट when to plant a crop and when to irrigate them. So basically informed planting decision वो ले पाएंगे, ठीक है। Next, now passage can be seen as an example of complex interplay between which of the following, complex interplay between which of the following. Option A says political ideologies and environmental sustainability. Option B says economic development and social welfare. Option C says technological advancements and resource management. Option D says cultural tradition and agricultural practices. अब हमने जब पैसेज स्टार्ट किया था, क्या लिखा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग इन 1960s सोवियत ऑफिशियल डाइवर्टेड रिवर, ठीक है, डाइवर्टेड रिवर्स फ्लोइंग इनटू द एरियल सी। उसके बाद में किस बारे में बात हो रही है, प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रही है। दे आर प्रोमिसिंग टू लूजन द रिजिड सोवियत एरा पॉलिसीज ऑफ हिज प्रेडेसेसर, पहले वाले की बात हो रही है। And did the requirement that all Uzbek citizens they have to pick cotton,
राइट. सो इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इन्वॉल्वमेंट किस चीज का है, इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात हो रही है. पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की वजह से जो ये इन्होंने किया था, ये सोवियत ऑफिशियल्स ने जो रिवर्स डाइवर्ट की थी, उस वजह से अब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में दिक्कत हो गई है. राइट नाउ द सी इज ड्राइड, द एंटायर सी इज गॉन. राइट. सो इट इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, क्या हुआ है, वो ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ नहीं है. ठीक है. कल्चरल ट्रेडिशनल कुछ नहीं है. दे आर ओनली डिस्कसिंग द प्रॉब्लम कि एरियल सी ड्राई हो गया है, हवा सूख गई है, सैंडस्टॉर्म आ रहे हैं, सॉइल को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई सोल्यूशन नहीं पता चल रहा है. राइट. ऑल दीज थिंग्स आर गिवन. तो इसमें किस बारे में बात हो रही है, इसमें सीधा सीधा आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिस्कस हो रही है. उस वजह से जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज अराइज हुए हैं वो डिस्कस हो रहे हैं. राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कि पॉलिटिक्स की वजह से जो जो सारी चीजें हुई है. राइट. Right, so with this we are coming towards the end of our session. So if you want to get the PDF, you can, I'll just pause this video, scan this QR code and join our Telegram group. Every single day's PDF is there, available there. Okay, you can get your hands on, try to solve the questions if you want on your own, and then you can, come back and see things here, see the solution here. Or if you want to, like, first you've even seen the solution, you've understood, or you want to solve it with, the PDF, do that as well. Any way that suits you. It's all about your practice. Okay. Once again, we have mock tests for CAT and OMEDS. Do check these out. So thank you very much for attending this session. I hope you enjoyed it. Please subscribe to our channel. Do like this video. Do share it with your friends. And if you have solved these passages on your own, do comment your scores. Okay. I would really like to see if you have got all your answers correct, or if there was anything that you felt difficult, or there was any confusion in two options. I would really like to know that. So thank you once again. All the very best, all of you, for your exams.